अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शमाइला हनीफ अगेन एंड आज हम बात करेंगे कैंसर्स के बारे में। ये देखा गया है कि ओवर द लास्ट 40-50 ईयर्स हर किस्म के कैंसर्स बोथ मर्द और औरत में ज़्यादा हो गए हैं और वन सच कैंसर इज़ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल। ये देखने में आया है कि अब ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि हर 8वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। और ये भी एक फैक्ट है कि जितनी जल्दी कैंसर की तशखीस हो जाए या डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी अर्ली ट्रीटमेंट से उसका क्योर होने का चांसेस भी ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या मेथड्स हैं जिससे वो अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है ताकि उसकी अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। तो आज मैं इनवाइट करूंगी अपने चैनल पे डॉक्टर मदिया गिलानी हु इज़ वर्किंग एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट इन अमेरिका और इनसे आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मेथड्स के बारे में। वेलकम डॉक्टर मदिया। थैंक यू डॉक्टर शमाइला फॉर इनवाइटिंग मी अपने शो पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके ख्याल में क्लिनिकल प्रैक्टिस में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कितना ज़्यादा हो गया? ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। साल 2020 में दुनिया में 23 लाख औरतें डायग्नोज हुई थी ब्रेस्ट कैंसर के साथ और लगभग 6 लाख औरतें फौत हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से। ये सारे फिगर्स अंडर रिपोर्टेड हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इससे ज़रूर ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत से दुनिया के मुल्कों में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं इम्प्लीमेंट हुई हुई, इसीलिए बहुत से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस मिस हुए हुए हैं। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ वो हैं जो ब्रेस्ट कैंसर्स रिकॉर्ड हुए हैं। हर औरत का एक ही रिस्क है या कि आपके ख्याल में कुछ खवातीन का ब्रेस्ट कैंसर का होने का रिस्क ज़्यादा है? कईयों का स्टैंडर्ड रिस्क होता है और कईयों का रिस्क ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिस्क में शामिल होते हैं रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस देखा जाता है एज 50 के लगभग। तो ये एज डेफिनेटली एक हाई रिस्क फैक्टर है और इसको हम स्टैंडर्ड रिस्क समझते हैं। जो जिन ख़वातीन का ज़्यादा रिस्क हो सकता है वो हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की या अदर कैंसर्स की। वो जिनकी फैमिली में जेनेटिक म्यूटेशंस पाई जाती हैं और जो सबसे कॉमन जेनेटिक म्यूटेशंस जो आपने सुनी होंगी जैसे BRCA1, BRCA2, ATM जीन। और ये ज़्यादातर उन ख़वातीन में पाई जाती हैं जिनको जल्दी कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। दूसरे और रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि जैसे जब अगर पीरियड्स जल्दी हो जाएं और मेनोपॉज देर से हो तो उन ख़वातीन का भी रिस्क ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर का। कई ख़वातीन हैं जिनको किसी वजह से कोई और किस्म का कैंसर अगर हुआ हो, छाती को रेडिएशन मिली हो, तो उनका भी रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा होता है। तो और ऑल्सो जो ख़वातीन जिनका बॉडी मास इंडेक्स हाई है, यानी कि जो ओवरवेट हैं अपनी हाइट के लिए, तो उनका भी रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा है। जो ख़वातीन जो जैसे कि पोस्ट मेनोपॉज़ल होती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, उनका भी रिस्क ज़्यादा होता है। यंग वुमेन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस लेती हैं उनका भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का अगर वो लंबे अरसे तक अगर वो मोर लंबे देन अरसे 5 इयर्स तक तक ले। एग्जैक्टली। तो ये हैं रिस्क फैक्टर्स, तो कुछ स्टैंडर्ड हैं और कुछ हाई रिस्क बना देते हैं ख़वातीन को। आपने जैसे कहा कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की ब्रेस्ट कैंसर माँ में या नानी में या खाला में है तो उस वक्त रिस्क ज़्यादा है। तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर अगर मदर्स या आंट्स के अंदर हो या कि उनमें कई दफ़ा ये भी देखने में आया कि उनमें ओवरी का कैंसर या यूट्रस का कैंसर हो तब भी आगे खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि किस तरीके से या कोई मेथड्स हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकें ताकि टाइमली डायग्नोसिस भी हो जाए और ट्रीटमेंट भी हो सके?
بالकुल है। सबसे पहला तो आई विल से है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन है, कि ख़वातीन यूजुअली हम 20 साल की उम्र के आगे रेकमेंड करते हैं कि मंथली हर महीने एक ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन किया जाए। और दूसरा है कि गायनोकोलॉजिस्ट से या आपके इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन से भी अपने एनुअल विज़िट पे एक ब्रेस्ट एग्ज़ाम किया जाए, और फिर 40 साल की उम्र से ऑनवर्ड एक मैमोग्राम किया जाए। तो ये सारी जो हैं मेथड्स मिला के अर्ली डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर की हो सकती है। थैंक यू। तो आगे प्लान करते हैं कि कैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आई वुड लाइक कि आप हमारे नाजरीन को ये सिखाएं कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। तो आइए फिर हम उस तरफ चलते हैं। मैं आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन सिखाऊंगी। सबसे पहले अपने आप को अनड्रेस करके आप मिरर में देखें। मिरर में देखें और अपने दोनों हाथ अपने हिप्स पे रखें। हिप्स पे रख के आपने पूरी इंस्पेक्शन करनी है, देखना है कि दोनों ब्रेस्ट्स एक जैसे हैं, उनका साइज़ एक जैसा है, उनका लेवल एक जैसा है। ये भी देखना है कि ब्रेस्ट में कोई रैश है, कोई रेडनेस है, कोई स्केलिंग है, कोई डिम्पलिंग या पकरिंग है। ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। कोई गिल्टी नज़र आ रही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो ये भी नोटिस करें कि कोई निपल्स में से कोई डिस्चार्ज नज़र आ रहा है, कोई ब्लीडिंग नज़र आ रही है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आप शुरू में इंस्पेक्शन में देखने के लिए। जब आपने इस तरीके से इंस्पेक्शन कर ली तो अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल के थोड़ा सा आगे बेंड होके देखें और फिर देखें कोई इसी तरह की चेंजेस ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं कि नहीं होती हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपका ये है कि लेट जाएं। जब आप लेट जाएं तो फिर उसके बाद आपने अपना एग्ज़ामिनेशन जो है, जो लेफ़्ट हैंड है वो यूज़ करना है राइट ब्रेस्ट एग्ज़ामिन करने के लिए और राइट आर्म पिट एग्ज़ामिन करने के लिए। और आपने क्या करना है कि आपके जो फिंगर टिप्स के पैड्स हैं उनको आपने यूज़ करना है पैल्पेट करने के लिए या दबाने के लिए, और अपनी उंगलियां बिल्कुल साथ रखनी हैं। तो जैसे कि ये राइट ब्रेस्ट है तो बेहतर ये है कि हमेशा सेंटर से शुरू करें। पहले आप निपल को पैल्पेट करें और फिर सेंटर से शुरू करके उंगलियां फर्म रख के थोड़ा सा अंदर दबा के पूरा सर्कल लेके और फिर बाहर की तरफ मूव हो ताकि कोई आपका एरिया मिस ना हो। जब आप ये पैल्पेट कर रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं कि नीचे कोई आपको गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही है, कोई अजीब सी पेन तो नहीं हो रही है, और ये आप पीछे तक ब्रेस्ट में ये लेके जाएं। जब आप अपना हाथ पीछे लेके जाएंगे आप अपनी ब्रेस्ट के ऊपर वाली चेस्ट का हिस्सा भी पैल्पेट करेंगे बाहर आते आते, और दोनों ब्रेस्ट के दरमियान वाले हिस्से में भी आप चेक करेंगे, और ब्रेस्ट से थोड़ा नीचे चेस्ट की तरफ भी आपका हाथ आना चाहिए। फिर उसके बाद इधर आपका एक्जिला या आर्मपिट आता है। यहाँ पे आपने अपना बाजू ऊपर ही रखना है और आपने अपने एक्जिला में ही हाथ दबाना है, पैल्पेट करना है, देखना है कि बाजू के नीचे कोई गिल्टी तो आपको महसूस नहीं हो रही है। वही चीज़ आपने अब राइट हैंड लेके सीधा हाथ लेके दूसरे ब्रेस्ट के साथ करना है, और इसी तरह से पहले छोटा सर्कल और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा ब्रेस्ट आपने कवर करना है। एक आपकी ये टेक्निक हो सकती है। दूसरी टेक्निक ये होती है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे करके ब्रेस्ट को पैल्पेट करें, कोई हिस्सा ना आपका मिस हो। मेरी प्रैक्टिस में मैं दोनों मेथड्स करती हूँ, यानी कि ये सर्कुलर मूवमेंट्स भी मैं करती हूँ और मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप नीचे की तरफ से मैं करती हूँ। इस तरह से मुझे फ़ील होता है कि ये दोनों टेक्निक्स मिला के
کوئی گلٹی یا کوئی ایبنارمیلٹی مس کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ جب یہ پیلپیشن ہو گئی ہو تو ایک دفعہ دونوں نپلز کو تھوڑا سکویز کر کے دیکھ لیں کہ کوئی ڈسچارج تو نہیں ہے، کہ کوئی بلڈ تو نہیں نکل رہا، اور کوئی کلیئر ڈسچارج یا کوئی ملک کلر ڈسچارج نہیں نکل رہا۔ تو اس طرح سے میری ایڈوائس ہے کہ آپ ایک سیلف بریسٹ ایگزام لیٹ کے کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کے بریسٹ ایگزام کرنا ہے یا کھڑے ہو کے، اور وہ بھی ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں بازو اوپر کرنے ہیں، یا بے شک ایک بازو اوپر کر کے پھر وہی موشنز بریسٹ ایگزام کے آپ نے اس پوزیشن میں کرنے ہیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ سٹیپس تھوڑے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، سارے سٹیپس اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ شاور میں بھی جب سکن تھوڑی سلپری ہوتی ہے تب بھی یہ کھڑے ہو کے بریسٹ ایگزام زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں ناظرین ٹیکنیکس سیلف ایگزامینیشن بریسٹ کینسر ڈھونڈنے کے لیے۔ تھینک یو ڈاکٹر مدیہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کیسے کرنا چاہیے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایک دفعہ پھر ناظرین کو بتا دیں کہ یہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کتنا فریکوینٹلی کرنا چاہیے اور ہماری خواتین کو کس ایج سے یہ ایگزامینیشن شروع کرنا چاہیے۔ تو یہ ایگزامینیشن شروع کر دینا چاہیے 20 سال کی عمر میں، یعنی 20 ایئرز آف ایج میں، اور اس کو ہر مہینے یعنی منتھلی کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے بریسٹ کے ساتھ فیملیئر ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایب نارمیلٹی ہو تو آپ کو زیادہ جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب ایب نارمیلٹی ہے۔ کچھ اتنے سالوں سے یا مہینوں سے جو میں ایگزام کر رہی ہوں تو پہلے کبھی یہ ایب نارمیلٹی نہیں ملی، تو فوراً جو ہے پھر آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس لے سکتے ہیں۔ اچھا، ان ایڈیشن میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن میں وہ کون سے سمٹمز ہیں یا کیا چیز پک کی علامات پک کریں جس میں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ فوراً کسی گائنیکولوجسٹ یا ایک ڈاکٹر سے وہ رجوع کریں۔ بالکل، تو بریسٹ ایگزامینیشن کرتے وقت اگر آپ کو کوئی گلٹی یا لمپ فیل ہو، اگر آپ کو کوئی اسکیلنگ نظر آئے، کوئی ریش نظر آئے، اگر بریسٹ کی سکن یعنی بریسٹ کی جلد کوئی تھک ہو یا اس میں پکرنگ ہو، جیسے کہ آپ کو نظر آئے گی موسمی کی جلد جیسے چینجز اگر بریسٹ کی سکن میں آئے، تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ان سے ایڈوائس لیں تاکہ وہ آگے جو بھی نیسیسری ٹیسٹس ہیں وہ کر سکیں، اور اگر خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ہی ہے تو وہ جلد سے جلد ڈائگنوز ہو سکے تاکہ علاج صحیح وقت پہ ہو۔ ڈاکٹر مدیہ، آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک اور ٹیسٹ ہے اسکریننگ ٹیسٹ، جس کا نام میموگراف آپ نے بتایا، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ میموگرام یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل، تو جو میموگرام ہے وہ ایک ایکس رے ہے، وہ بریسٹس کا ایکس رے ہے۔ تو اس میں 2 پلیٹس کے درمیان ایک ایک کر کے دونوں بریسٹس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ تو ایکس رے کی پلیٹس کے درمیان بریسٹ کو دبایا جاتا ہے اور اس کی ایک امیج ریڈیولوجسٹ کو نظر آتی ہے، اور اس میں ریڈیولوجسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ایب نارمیلٹیز ہیں جو میموگرام پک کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ کسی خواتین کو سمٹمز محسوس ہوں۔ تو یہ سمٹمز محسوس ہونے سے پہلے ہی ایک طریقہ ہے کہ بریسٹ کینسر جلد سے جلد پک اپ ہو جائے۔ یہ ہے اسکریننگ میموگرام۔ اگر آپ کو اپنی سیلف ایگزامینیشن کے وقت کوئی ایب نارمیلٹی نظر آئی، جیسے کوئی گلٹی فیل ہوئی، تو اس وقت آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایک ڈائگنوسٹک میموگرام کہیں گے کرنے کو، جس میں وہ خاص تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اسکریننگ اور ڈائگنوسٹک میں، کیونکہ گلٹی آپ نے پک اپ کر لی ہوتی ہے اپنے ایگزام میں، تو وہ ڈائگنوسٹک میموگرام آپ کے لیے کریں گے، جس میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے اسکریننگ میموگرام تب کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی ایب نارمیلٹی فیل نہ ہو، لیکن پھر بھی کیونکہ بریسٹ کینسر کا رسک اور ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوشش یہ ہے کہ سمٹم ڈیولپ ہونے سے پہلے ہم یہ میموگرام سے
पिक अप कर लें. और उन्होंने ये भी देखा है कि अगर आप मैमोग्राम कराते हैं तो कभी कभार 3 साल पहले ही आप कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर पिकअप कर सकते हैं. तो इसीलिए मैमोग्राम की ये खसूसियत है. और आप क्या एडवाइस करते हैं कि किस एज से ऑनवर्ड हम मेमोग्राम रिकमेंड करें अपनी खवातीन को, और कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? तो मैमोग्राम जो है 40 इयर्स ऑफ एज एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 40 साल की उम्र से आगे हर साल एनुअली कराना बहुत ज़रूरी है. कई पेपर्स हैं जो कहते हैं 75 इयर्स की एज तक करा सकते हैं. लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर ख़वातीन 75 और 75 से आगे वो हेल्थी हैं, वो अपनी पूरी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रही हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, उनको कोई अदर कोमोबिडिटीज़ नहीं हैं, तो वो आगे जाके भी अपना मैमोग्राम कंटिन्यू कर सकती हैं. आपने कहा कि मेमोग्राम बहुत अर्ली डिटेक्शन पिक कर जाता है ऑफ एनी ब्रेस्ट एबनॉर्मेलिटी यानी कि ब्रेस्ट कैंसर. तो क्या हर केस में पिक कर सकता है या कभी ये मिस भी कर जाता है? तो जो ब्रेस्ट कैंसर पिक करने के लिए जो मैमोग्राम है, कई केसेस हैं कि जी मैमोग्राम मिस भी कर सकता है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं होती है. जो ख़वातीन जो यंगर होती हैं 40 इयर्स की उम्र की, उनके ब्रेस्ट थोड़े डेंस होते हैं, और ये आपको डेंस ब्रेस्ट वाले जो टर्म है वो आपको मैमोग्राम रिपोर्ट पे मिल जाएगी. तो जो डेंस ब्रेस्ट्स होते हैं उनका टिश्यू थोड़ा भारी होता है, थोड़ा थिक होता है, और ये यंगर वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है. उसमें कभी कभार छोटा ब्रेस्ट कैंसर छुप भी सकता है. और जो मैमोग्राम की जब रिपोर्ट आएगी तो रेडियोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे कि आपके मैमोग्राम में आया है कि डेंस ब्रेस्ट्स हैं, तो आप आगे एक MRI करा लें. तो फिर वो चांसेस मिस होने के कम हो जाते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि डेंस ब्रेस्ट में मैमोग्राम मिस कर दे, वरना मैमोग्राम की एक्यूरेसी यूजुअली 82 प्लस 90% है. थैंक यू. आपने एक तीसरा मेथड भी बताया जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ हेल्थ प्रोफेशनल या और अ डॉक्टर और अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो कितना फ्रीक्वेंटली आप रिकमेंड करते हैं कि खवातीन को करवाना चाहिए? यूजुअली आपका जब एनुअल विज़िट हो अपने डॉक्टर के साथ, एनुअल विज़िट हर किसी के लिए कराना बहुत ज़रूरी होता है. एनुअल विज़िट में वो आपकी पूरी आपकी हेल्थ एवेल्यूएट करते हैं. तो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन उसका हिस्सा होना चाहिए, और वो हर साल आपको कराना चाहिए अपने इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से. थैंक यू. एक और क्वेश्चन, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी में हो सकता है, और क्या मेमोग्राफ भी क्या प्रेगनेंसी में हो सकता है या नहीं? तो हम एडवाइस करते हैं कि मैमोग्राम प्रेगनेंसी में ना किया जाए, और हम एडवाइस करते हैं कि बिल्कुल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ब्रेस्ट कैंसर्स मिल सकते हैं. तो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बिल्कुल करनी चाहिए, और वो भी एवरी मंथ. थैंक यू डॉक्टर मदिया. मेरा ख्याल है कि हमारी खवातीन के बहुत सारे क्वेरीज जो उनके जहन में थे वो क्लियर हो गए हैं, और ये इम्पोर्टेंस आपने बताई कि हर महीने हर खातून को 20 इयर्स के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसका तरीका आपने बहुत एलैबोरेट और बहुत डिटेल से बताया. मेमोग्राफ आपको 40 इयर्स ऑनवर्ड्स हर साल करवाना चाहिए, और 20 इयर्स ऑनवर्ड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ हेल्थ प्रोफेशनल और डॉक्टर या एक गायनेकोलॉजिस्ट से कराना ज़रूरी है. इन तरीक़ों से आपकी खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर रहा है तो वो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, ताकि उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो सके और उसका क्योर रेट भी बढ़ जाता है. आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी एजुकेशनल टिप्स बताई हमारे नाज़रीन को. थैंक यू सो मच डॉक्टर मदिया. थैंक यू डॉक्टर शमाला मुझे इनवाइट करने के लिए. आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए हेल्पफुल हो. थैंक यू.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اینڈ ویل سی یو سون ود سم مور ایجوکیشنل ویڈیوز آن وومن ہیلتھ. تھینک یو. اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.